मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 6 का चैप्टर नंबर 13 इंडिया, अर्थ सरफेस, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में। हमारे भारत से रिलेटेड अर्थ का सरफेस, उसका क्लाइमेट कैसा है, वेजिटेशन कैसा है, वाइल्ड लाइफ कैसी है। सरफेस मतलब उसका ऊपरी आवरण, क्लाइमेट मीन्स मौसम, वेजिटेशन मीन्स यहाँ पे जो प्लांटेशन वगैरह होते हैं, कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है उसके बारे में, और वाइल्ड लाइफ का मतलब है यहाँ पे कौन कौन से जानवर मिलते हैं इंडिया में, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ वास्ट जियोग्राफिकल एरिया। एट द सेम टाइम इट हैज़ जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी। दिस डाइवर्सिटी अमेजेस अस। हमारे भारत में जो अलग भौगोलिक विस्तार बहुत ही बड़ा है, और यहाँ पे भौगोलिक विस्तार में जो विभिन्नता में भी एकता पाई जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। दिस डाइवर्सिटी अमेजेस अस, और जो विभिन्नता है उससे हम काफ़ी आश्चर्यचकित होते हैं। द हाई पीक ऑफ हिमालय माउंटेन रेंज इन द नॉर्थ आर स्नो कवर्ड थ्रू आउट द ईयर। जो ऊपर नॉर्थ में हमारे माउंटेन रेंजेस है, हिमालय माउंटेन रेंजेस, वो पूरे साल बर्फ़ से ढके रहते हैं। द बे ऑफ बंगाल इज़ इन द ईस्ट, सी हियर इन द मैप। Bay of Bengal is in the east and Arabian Sea is in the west, and in south side here is Indian Ocean। यहाँ पे ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, देखिए फिर से, वेस्ट में अरेबियन सी है और साउथ में इंडियन ओशियन है। ये देखिए चारों तरफ पानी से ढका हुआ है, तीनों तरफ। फिर हम पढ़ेंगे इंडिया के विस्तार के बारे में। द एरिया ऑफ इंडिया इज़ 32.8 लाख square meter. It is estimated to be 3,214 kilometer from Kashmir in the north to Kanyakumari in the south, and it extends 2,933 kilometer from Arunachal in the east to Kutch in Gujarat in the west। देखिए बेटा, ये हमारा इंडिया है, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। नॉर्थ में हिमालय से लेकर के और साउथ में कन्याकुमारी तक हमारे जो भारत का क्षेत्रफल है वो है 3,214 किलोमीटर। और फिर बाद में हम ईस्ट टू वेस्ट की बात करते हैं तो ईस्ट में अरुणाचल, ईस्ट में अरुणाचल से लेकर के वेस्ट में कच्छ, गुजरात तक जो हमारे भारत की लंबाई है, चौड़ाई है, वो है 2,933 किलोमीटर। फिर से हम आते हैं हमारे चैप्टर पे। डिफरेंट लैंडफॉर्म सच एज लॉन्ग सी कोस्ट। यहाँ पे लैंडफॉर्म काफ़ी डिफरेंट है, जैसे देखिए लॉन्ग सी कोस्ट, ये रहा लॉन्ग सी कोस्ट। यहाँ से देखो हमारा पूरा इंडिया का जो आधा जो क्षेत्रफल एरिया है वो पानी के अंदर है, देखिए ये पूरा लॉन्ग, ये है सी कोस्ट। फिर ऊपर जाएंगे तो हमारे माउंटेन रेंजेस होगी, यहाँ पे प्लेच्यूज होंगे, यहाँ पे डेजर्ट होगा और यहाँ पे प्लेन्स होगी। तो हमारे भारत में काफ़ी डाइवर्सिटी हमें दिखाई देती है। एक ही इंडिया में हमें सब दिखाई दे दिया। देखिए माउंटेन भी देख लिए हमने, प्लेच्यूज भी देख लिए, कोस्टल प्लेन भी देख लिए, प्लेन भी देख लिए और डेजर्ट भी देख लिए। अब हम हमारे सेंटेंस में एक बार पढ़ लेते हैं। डिफरेंट लैंडफॉर्म सच एज लॉन्ग सी कोस्ट, हाई माउंटेन रेंजेस, रिवर प्लेन, द प्लेच्यूज एंड द आइसलैंड अवे फ्रॉम द शोर एंड सीन हियर। द डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर एंड लैंग्वेज। अब जो कल्चर है, हमारी संस्कृति और हमारी भाषा में भी यहाँ पे काफ़ी विभिन्नता है। द क्लाइमेट एंड फ्लोरा अट्रैक्ट अस। और यहाँ पे क्लाइमेट और यहाँ पे फ्लोरा मतलब वेजिटेशन और डाइवर्सिटी, कल्चर और लैंग्वेज में जो डाइवर्सिटी, फ्लोरा में डाइवर्सिटी, क्लाइमेट में जो डाइवर्सिटी है वो हमें क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। डाइवर्सिटी इज सीन इन आवर कस्टम एंड ट्रेडिशन ऑल्सो। ये जो डाइवर्सिटी हमारे कस्टम और ट्रेडिशन में भी दिखाई देती है। दिस डाइवर्सिटी एंड द फीलिंग ऑफ वन कंट्री गिव अस अ यूनिक आइडेंटिटी। एक ही देश में इतनी सारी विभिन्नता हमें सबसे अलग लाके खड़ा कर देती है। फिर हम पढ़ेंगे फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। फिजिकल डिवीजन आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ अर्थ सरफेस। The Himalaya mountain is mostly situated in the north to guard our boundary. Its parallel north-south mountain range is divided into three
पार्ट। ये जो हमारा हिमालय माउंटेन रेंजेस है वो उसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री माउंटेन रेंजेस इज लोकेटेड इन द एक्सट्रीम नॉर्थ। ठीक है, सबसे पहले ग्रेट हिमालय, फिर द हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है माउंट एवरेस्ट वो भी यहीं पे है ग्रेट हिमालय में। टू द साउथ ऑफ इट लाइज द सेंट्रल हिमालय। अब इससे हम साउथ मतलब ग्रेट हिमालय से नीचे की तरफ जब हम जाते हैं तो वहाँ पे आएगा सेंट्रल हिमालय। फिर उसके बाद में आएगा द हिमाचल माउंटेन रेंजेस वेयर मैनी टूरिस्ट स्पॉट एंड प्लेसेस ऑफ पिलग्रिम आर देयर। टू द साउथ ऑफ इट लाइट माउंटेन रेंजेस नॉन एज शिवालिक और आउटर हिमालयस। इसे हम बोलेंगे शिवालिक और आउटर हिमालयस। मतलब कि ये है, हिमालय को हमने 3 पार्ट में बांटा है। ये देखिए, ये हमारा हिमालय है, इसे हम बोलेंगे ग्रेटर हिमालय। फिर हम इससे नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा सेंट्रल हिमालय। फिर ये जो हिमालय की रेंजेस है यहाँ पे, इसे हम क्या बोलेंगे, ये देखो हिमालय की रेंजेस, ये पूरा टूरिस्ट एरिया है, इसे हम बोलेंगे शिवालिक और आउटर हिमालय। समझ में आ गया? ओके, गॉट इट। नाउ वी रीड सेकंड पैराग्राफ। टू द नॉर्थ ऑफ हिमालय लाइज गंगा, सतलुज, यमुना, ब्रह्मपुत्र एंड वास्ट फर्टाइल प्लेन मेड up of alluvial deposit by the river and their tributaries. The flat plain made up by the river are very fertile. High density of population is seen over there due to more agriculture production. इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे हिमालय माउंटेन रेंजेस है यहाँ से काफ़ी सारी रिवर्स आती है। उन रिवर्स के नेम है गंगा, यमुना, सतलुज, ब्रह्मपुत्र। अरे नदियाँ जब आती है तो जो पहाड़ों पर से उपजाऊ जो होते हैं, न्यूट्रिशंस होते हैं, वो लेकर के आती है और यहाँ पे जो ज़मीन बनती है, यहाँ पे मिट्टी जो इकट्ठी होती है नदियों से, उसे हम बोलते हैं प्लेन, और वो काफ़ी फर्टाइल होती है। फर्टाइल होने के कारण यहाँ पे जो डेंसिटी है, पॉपुलेशन है, वो भी पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। टू द वेस्ट ऑफ इंडिया, वेस्ट मतलब अब हम जाएंगे राजस्थान की तरफ, lies great Thar desert. It experiences more heat and less rainfall. Sometimes it does not rain for 3-4 years continuously. Very less vegetation is seen in this area. अब हम जब वेस्ट की बात करते हैं तो हमें वेस्ट में ये वाला एरिया दिखाई देता है, ये पूरा थार के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे जो रेनफॉल है वो काफ़ी कम होती है, कभी कभी ऐसा होता है 3-4 ईयर तक रेनफॉल होती ही नहीं है। To the south of northern plain there is an inverted triangular plateau of south. The land surface of that area is uneven. Some part of it are higher while some part of it are of less height. There are many mountain ranges and hilly regions in this area. यहाँ पे काफ़ी सारे माउंटेन, ये जो प्लेट्यूज वाला पार्ट है यहाँ पे काफ़ी सारे पठार हैं। पठार कुछ ऊंचे हैं, कुछ नीचे हैं, और यहाँ पे देयर आर मैनी माउंटेन रीजन, यहाँ पे काफ़ी सारे माउंटेन रेंजेस हैं और हिली रीजन्स है इन दिस एरिया। और यहाँ पे देखिए आप, सबसे पुरानी जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, देखिए इधर, देयर इज अरावली माउंटेन रेंज टू द northwest. Mountain ranges are located to the southeast of it. There is Aravalli mountain range to the northwest. Mountain ranges are located to the southeast of it. Narmada and Tapi river flow here from east to west. ये 2 ही नदियाँ ऐसी हैं जो कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहती है, बाकी सब भी नदियाँ वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहती हैं। एंड मीट द अरेबियन सी, नर्मदा और तापी नदी है, ये आप जी के क्वेश्चन के लिए ऐड कर दीजिए। जो नर्मदा और तापी रिवर है ये ईस्ट से साउथ की तरफ जाती है और अरेबियन सी में मिलती है। बाकी इंडिया में जितनी भी रिवर है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ आती है और बे ऑफ बंगाल में मिलती है। अरेबियन सी along after flowing through the विंध्या एंड सतपुरा माउंटेन रेंजेस। ये कहाँ से निकलती है? विंध्या और सतपुरा माउंटेन रेंजेस से।
ईस्टर्न घाट, see here. Eastern Ghat is situated to the east of Southern Plateau and Western Ghat is situated in the west side of Southern Plateau. The Western Ghat are in row while Eastern Ghat are intimated. ये देखिए यहाँ पे इधर की तरफ जो होगा उसे हम ईस्टर्न घाट बोलेंगे, इधर की तरफ जो होगा उसे हम वेस्टर्न घाट बोलेंगे। जो वेस्टर्न घाट है वो एक लाइन में है और जो ईस्टर्न घाट है वो टुकड़ों में बटा हुआ है। Since these plateaus are made of volcanoes, minerals have been found in ample quantity. यहाँ पे हमें वॉल्केनोज भी मिलते हैं और यहाँ पे खनिज भी काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज लोकेटेड टू द ईस्ट एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन is located to the west of southern plateaus. Western coastal plain are comparatively narrow than the eastern coastal plain. ये जो ईस्ट से जो है वेस्ट वाला कोस्टल प्लेन है वो चौड़ा होता है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कंपैरेटिवली नैरो, वेस्टर्न मतलब ये वाला, नैरो मतलब संकरा होता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन से। गोदावरी, महानदी, कावेरी एंड कृष्णा फ्लो टूवर्ड ईस्ट एंड फ्रॉम फर्टाइल डेल्टा रीजन एंड मीट द बे ऑफ बंगाल। ब्रह्मपुत्र और गंगा जो नदियाँ हैं फॉर्म ऑफ वेस्ट डेल्टा ऑफ सुंदरबन इन द बे ऑफ बंगाल। ब्रह्मपुत्र और गंगा, इधर देखिए, इधर से गंगा रिवर आती है, इधर से ब्रह्मपुत्र रिवर आती है, ये दोनों रिवर मिलकर के सुंदरबन डेल्टा बनाती है। ये देखिए यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा। देयर आर 2 आइसलैंड ग्रुप इन इंडिया। यहाँ पे 2 आइसलैंड ग्रुप है, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड टू द साउथ ईस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप आइसलैंड मेड ऑफ कोरल इन द अरेबियन सी लाई टू द वेस्ट कोस्ट ऑफ केरला इंडियन ओशियन इन द एक्सट्रीम साउथ इन इंडिया। अब आप एक काम करिए बेटा, ये आपके लिए वर्क है, आप अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप कहाँ कहाँ है उसके ऊपर इंडिया के मैप में सर्कल करिए। ओके बेटा। नाउ सी, ये एक्टिविटी है, यहाँ पे आपको इंडिया का ब्लैंक मैप दिया गया है, यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है। शो द फॉलोइंग डिटेल इन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। आपको बताना है ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया कहाँ है, गंगा प्लेन कहाँ है, हिमालय कहाँ है, ईस्टर्न घाट कहाँ है, वेस्टर्न घाट। ये देखिए, तो मैं आपको बताती हूँ, आप उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे करिए। ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया, ग्रेट डेजर्ट तो वो आ जाएगा इधर की तरफ। ओके, ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया। फिर सेकंड है गंगा प्लेन, तो मैंने जैसे आपको बताया था इधर की तरफ आ जाएगा गंगा प्लेन। फिर है हिमालय, तो ये वाला एरिया जो हो गया ये हो गया हिमालय का। फिर है ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, तो ये वाला जो भाग है इसे हम बोलेंगे ईस्टर्न घाट और इस वाले भाग को बोलेंगे हम वेस्टर्न घाट। अब मेंशन कर लीजिए वेस्टर्न घाट और यहाँ पे लिख लीजिए ईस्टर्न घाट। फिर है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। इधर जो है इधर ही आ जाएगा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, इधर ही आ जाएगा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, अब अंडमान और निकोबार आइसलैंड किधर है और लक्षद्वीप आइसलैंड किधर है, अरेबियन सी किधर है, बे ऑफ बंगाल किधर है, इंडियन ओशन किधर है, ये आपका वर्क। ओके, अब आप ये फटाफट अपने मैप में मेंशन करिए और एक अच्छा सा मैप कलरफुल रेडी करके और अपने टीचर को चेक कराइए। इट्स योर एक्टिविटी वर्क। फिर अब हम पढ़ेंगे क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत के क्लाइमेट के बारे में। डेली चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर आर कॉल्ड वेदर, जो रोज बदलता है मौसम उसे वेदर बोलते हैं, मौसम बोलते हैं। क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ एनी प्लेसेस फॉर अबाउट 30 ईयर। 30 साल तक जो जैसा क्लाइमेट रहता है उसे, जैसा मौसम रहता है उसे हम बोलते हैं क्लाइमेट। यू मे हैव notified that sometime the heat increase,
sometime it is cold and sometime the sky is covered by cloud and the sun is covered behind the cloud. The detail of wind you might have learned from radio or TV following season are experienced in India. देखिए यहाँ पे सीज़न का नाम दिया हुआ है, यहाँ पे मंथ का नाम दिया हुआ है विंटर, दिसंबर से लेके फरवरी तक होता है जिसे विंटर सीजन बोलते हैं। समर मार्च से लेके मई तक होता है जिसे समर सीजन बोलते हैं। मानसून जून से लेके सितंबर तक होता है जिसे मानसून सीजन बोलते हैं। और सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून अक्टूबर से लेके नवंबर तक होता है जिसे हम ऑटम सीजन बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे विंटर के बारे में, फिर पढ़ेंगे समर के बारे में, फिर मानसून सीजन के बारे में, और फिर पढ़ेंगे सीजन रिट्रीटिंग मतलब ऑटम सीजन के बारे में। अब देखिए विंटर मंथ बोलिए फटाफट, दिसंबर से फरवरी। विंटर इज अ कोल्ड सीजन सिंस द सन रेज फॉल डायगोनली एंड occasionally snowfall to the temperature drop in the northern plain, northern मतलब ऊपर की तरफ, and the Himalaya mountain range. The area of northern part of Gujarat experience more cold than other part of the state. Days are shorter in this season. इस सीज़न में दिन छोटे होते हैं, जो नॉर्थ साइड में है वहाँ पे स्नोफॉल होता है, उसके कारण से ठंडी बढ़ जाती है। फिर हम समर के बारे में पढ़ेंगे। समर इज द सीजन ऑफ ट्रॉपिकल हीट। ये ट्रॉपिकल हीट के कारण समर सीजन होता है। टेम्परेचर राइजेज वेरी हाई, टेम्परेचर बहुत जल्दी बढ़ता है। एज सन रेज फॉल वर्टिकली ड्यूरिंग दिस डेज, समय में जो सनरेज होती है वो वर्टिकली होती है, तिरछी किरणें होती हैं। टेम्परेचर रिमेन लो इन द एरिया नियर द सी कोस्ट इन कंपेरिजन टू the continental part of the country. Dry and hot wind blow in the noon time, which is called loo. Northern part, north of Gujarat and western part of Rajasthan experience more heat during this season. Days are longer than the winter during this season. जो समर में है वो दिन बड़े होते हैं। गुजरात और राजस्थान में जो लू जैसी गर्म हवाएं चलती है और जो सनरेज है वो वर्टिकली हमारे ट्रॉपिक के ऊपर गिरता है, हमारे भारत के ऊपर वर्टिकली रेज होती है सन की समर सीजन में, इस वजह से गर्मी ज़्यादा पड़ती है। फिर हम पढ़ेंगे मानसून सीजन के बारे में। मानसून, ये देखिए यहाँ पे मानसून सीजन, रेनी सीजन। मानसून इज अ सीजन ऑफ रेन। मानसून जो है बरसात का सीजन होता है। द साउथ वेस्ट वाइंड फ्लोइंग फ्रॉम द सी साइड आर ह्यूमिड। द साउथ वेस्ट वाइंड मतलब साउथ नीचे, वेस्ट मतलब अरेबियन सी की तरफ, ओके। वहाँ से जो हवाएं उठती हैं वो नमी लेकर के आती है। दीज वाइंड ब्रिंग रेन, यही हवाएं बरसात लेके आती है। वन ऑफ द करेंट ऑफ दीज वाइंड एडवांस अबव द अरेबियन सी टू केरला, महाराष्ट्र, गुजरात एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, वाइल अदर करेंट ऑफ दीज वाइंड एडवांस टूवर्ड द गंगा प्लेन। फिर हवाएं आती गंगा प्लेन की तरफ से थ्रू बे ऑफ बंगाल की ओर से, अंडमान निकोबार एंड आइसलैंड ईस्टर्न घाट। व्हेन बोथ द वाइंड करंट एडवांस दे मीट विद एन इक्वेटर एंड ब्रिंग रेन। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब एंड ईस्टर्न राजस्थान with the advent of rain, the peasants are activated to the agriculture work. When wind are obstructed by mountain, they give more rain. ये जो हवाएं होती है ये कहाँ से, जो हमारी स्टेट बताए वो स्टेट में होती हुई बरसात होती है, और इसी वजह से जहाँ पे माउंटेन रेंजेस होती है वहाँ पे ज़्यादा बरसात होती है, और इसी समय में एग्रीकल्चर का वर्क सबसे ज़्यादा होता है। The rainfall of Gujarat start from the second or third week of June and by first week of July. फर्स्ट वीक जुलाई में या फिर जून के एंडिंग में यहाँ पे बारिश होती है गुजरात में। It arrive all over Gujarat. Gujarat does not have large mountain in the way of these wind, so less rainfall is there. यहाँ पे माउंटेन रेंजेस नहीं है, इस वजह से यहाँ पे रेनफॉल लेस होता है। Since most of the कल्टिवेशन इन इंडिया इज़ डिपेंडेड ऑन रेनफॉल। इंडिया में जो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर है वो रेनफॉल पे डिपेंड होती है।
सो इट इज़ कंसिडर्ड दैट गुड मानसून मीन्स अ लार्ज क्रॉप इन एग्रीकल्चर। सो इससे पता चलता है कि अगर गुड मानसून होगा तो एग्रीकल्चर भी क्रॉप भी सबसे ज़्यादा होगी। दिस सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। ये सीज़न जो है एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। फाइंड आउट करेक्ट ऑप्शन ऑफ सीजन एंड फेस्टिवल फ्रॉम दोज ब्लैंक इन द ब्रैकेट। देखिए ये आपको फेस्टिवल्स के नेम दिए हुए हैं, उत्तरायण, दशहरा, धुलेटी, जन्माष्टमी, क्रिसमस, शरद पूनम, चेटी चंड एंड रक्षाबंधन। देखिए विंटर में उत्तरायण, क्रिसमस और धुलेटी, फिर समर में चेटी चंड, मानसून में जन्माष्टमी और रक्षाबंधन, और फिर ऑटम सीजन में शरद पूर्णिमा और दशहरा। ओके, फिर हम पढ़ेंगे रिट्रीटिंग मानसून एंड वाइन सीजन। वाइन ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी। अब ये जो वाइन सीजन होता है, मानसून वाइन सीजन, इसमें हवाएं लैंड से लेके और सी की तरफ जाती है, मतलब जमीन से लेके समुद्री एरिया की तरफ जाती है। इट इज सीन दैट दिस कंडीशन इज एब्सोल्युटली ऑपोजिट टू द मानसून सीजन। These wind blowing from north east blow from land so they are dry। ये जो सीज़न होता है ये मानसून सीजन से जस्ट अपोजिट होता है, और यहाँ पे हवाएं नॉर्थ ईस्ट मतलब ऊपर की तरफ से, जैसे इंडिया का मैप है ना, ये नॉर्थ और ये ईस्ट, यहाँ से बहती हुई आती है नीचे की तरफ, इसलिए ये ड्राई होती हैं। These wind blowing from north west from land so they dry hence they do not give। इस वजह से ये हवा बरसात नहीं देती। स्काई इज क्लियर विदाउट क्लाउड इन दिस डेज। टेम्परेचर इंक्रीज ग्रेजुअली विच एडवर्सली अफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ। टेम्परेचर स्टार्ट डिक्रीजिंग एज अक्टूबर एंड सेमी कोल्ड इज एक्सपीरियंस्ड इन द अर्ली मॉर्निंग ऑफ नवंबर। इस टाइम में क्या होता है, मौसम चेंज होता है, गर्मी से सर्दियाँ आती है, इस वजह से ह्यूमन हेल्थ पे भी इफेक्ट होता है इसका, और टेम्परेचर जो है वो कम होने लग जाता है और सुबह सुबह ठंड लगनी स्टार्ट हो जाती है। सिंस दिस वाइन पास ओवर द बे ऑफ बंगाल दे आर ह्यूमिड एंड गिव रेन इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश सिचुएटेड ऑफ साउथर्न साइड ऑफ इंडिया। सिंस दिस वाइन पास ओवर द बे ऑफ बंगाल, जब ये बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती है, इधर जब ये बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती है, दे आर ह्यूमिड एंड गिव रेन, तो ये यहाँ से क्या हो जाती है कि ह्यूमिड हो जाती है, थोड़ी नमी आ जाती है, और ये थोड़ी बरसात भी इस वजह से थोड़ी सी बरसात होती, किधर होती है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की तरफ होती है, जो ईस्ट साइड में जो स्टेट है यहाँ पे, फिर इस वजह से थोड़ी सी बारिश होती है। डिस्टिंक्ट डिफरेंस ऑफ सीजन इज एक्सपीरियंस्ड इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यू टू दीज peculiarities, जनरली इट इज़ कॉल्ड मानसून क्लाइमेट। इस वजह से इसे मानसून क्लाइमेट भी बोलते हैं। डिस्टिंक्ट डिफरेंट ऑफ सीजन इज एक्सपीरियंस्ड इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इसमें क्या है कि कहीं पे वैसे तो ड्राई वाइन्स होती है, ड्राई होती है बिल्कुल, लेकिन ये जो बे ऑफ बंगाल में जाती है उसमें थोड़ी सी आर्द्रता आ जाती है, ह्यूमिड हो जाती है, ये आर्द्र से भर जाती है, तो ये थोड़ा सा जो ईस्ट वाले जो स्टेट्स हैं यहाँ पर बारिश करती है, इस वजह से हम इसे मानसून क्लाइमेट के नाम भी दे देते हैं। इफ़ द सीजन रिमेन पेरेनियल थ्रू आउट द ईयर, कंसीडर द फॉलोइंग पॉइंट दैट विल इफेक्ट। हमारे जो अगर रिमेन एक ही, इफ़ द सीज़न रिमेन पेरेनियल थ्रू आउट द ईयर, अगर एक ही जैसा सीज़न रहे तो हमारे फूड के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, हमारे एटायर मीन्स पहनावे पे क्या इफेक्ट होगा और फार्मिंग पे क्या इफेक्ट होगा, उसके बारे में हमें लिखना है। फिर हम पढ़ेंगे वेजिटेशन के बारे में। अब वेजिटेशन के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ये है पार्ट 1। यहाँ तक अगर आपको समझ में आया हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और बच्चों जो भी आपने पढ़ा है उसे 2-3 बार रिपीट करिए ताकि यहाँ तक आप कंप्लीटली पढ़ भी सके और किसी को समझा भी सके। हम मिलते हैं पार्ट 2 में। ओके, बाय बेटा।